Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Saturday 24/7. So first let me know how are you all, also let me know as audio video both are okay. एक बार जल्दी से बता दीजिए in the comment section so that we can start the session. तो एज यू नो हमने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स सीरीज़ आप लोगों का. सो दिस इज़ आवर 6th क्लास. ऑलरेडी 5 सेशंस हो चुके हैं. आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए या पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि इससे पहले हमने एक सीरीज़ चलाया था. हम काफ़ी सारी सीरीज़ चला चुके हैं. सबसे पहले एक सीरीज़ आई थी जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस हम लेकर आए थे टू मेक श्योर कि आपको टॉपिक्स अंडरस्टैंड हो. उसके बाद हमने विक्ट्री सीरीज़ स्टार्ट किया और विक्ट्री सीरीज़ से एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हमने IIFS में स्टार्ट कर दिया था. अब एडवांस क्वेश्चन विक्ट्री सीरीज़ के अंदर मॉड्यूल डी के कंप्लीट हम कर चुके थे. फिर हमने स्टार्ट किया क्रैश कोर्स सीरीज़, जो कि हमने स्टार्ट किया है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल सी से. और मॉड्यूल सी में भी आज जो कि 6th क्लास है, तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं इट विल बी योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC आज का चैप्टर होने वाला है. ठीक है, तो लॉट ऑफ टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ऑफिसर सैटरडे 24/7 यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए. प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, नॉट ओनली फॉर IIFS, बाकी सब्जेक्ट्स की भी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे. सो डू मेक श्योर ये सेशंस आप रेगुलरली देखें, बिकॉज हर दिन अराउंड 40 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पे, एंड दैट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन ऑफिसर सैटरडे 24/7. चारों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं ये इंक्लूडिंग. तो डू मेक श्योर आप रिकॉर्डिंग ज़रूर चेक कर लें. अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ देयर. आज दिन 12 बजे तक आपका जो ऑफ़र चल रहा था महापैक पे लोवेस्ट प्राइस का, वो कंटिन्यू होने वाला है. तो महापैक जो आपका प्रोडक्ट है वो डबल वैलिडिटी यानी कि 1 ईयर वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है विथ 5414 रुपी, जो कि आपका अवेलेबल होगा इफ़ यू परचेज फ्रॉम द एप्लीकेशन और कोड यूज़ अगर आप करते हैं Y496. तो आज दिन 12 बजे तक ये ऑफ़र आपको मिल जाएगा. ओके, उसके बाद ऑफ़र ये जो है कंटिन्यू नहीं होगा. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल और अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिएगा, बिकॉज दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिपरेशन. बिकॉज यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, रिवीजन बैचेस, पावर पैक रिवीजन बैचेस, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, और यू विल गेट एवरी पर्टिकुलर ई बुक्स एंड क्लास PDF एज वेल, जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा इन द रिमेनिंग 45 डेज अगर मैं बोलूँ तो. चलिए आगे बढ़ते हैं. NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो हम सबको पता है RBI आता है, RBI के अंडर में शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक आ रहे हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है हमारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन NBFCs, देन प्राइमरी डीलर्स. तो NBFCs पार्ट है किसका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को रजिस्टर्ड होना होता है कंपनीज एक्ट के साथ, एंड RBI के रेगुलेशन इनको फॉलो करने होते हैं. ब्रॉडली NBFCs को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, NBFC डिपॉजिट टेकिंग और NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग. एक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, एक जो नहीं कर सकता. डिपॉजिट एक्सेप्ट अगर ये करते हैं तो ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मिनिमम 1 ईयर के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, यानी कि 12 मंथ्स एंड 60 मंथ्स ये आपका ड्यूरेशन है टर्म डिपॉजिट का इन द NBFCs. ठीक है, चलिए इसके अलावा एसेट्स बेस्ड, लाइबिलिटी बेस्ड, साइज बेस्ड, ये 3 कैटेगरीज और हैं जिसमें हमारी NBFCs को डिवाइड किया गया है. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ ओन्ड फंड्स फॉर NBFC. आपके NBFC का ओन्ड फंड के पार्ट में किसको कंसिडर किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ ओन्ड फंड? इक्विटी शेयर, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम, और ऑल ऑफ द अबव. A, B, C और D, इन चारों में से किसको काउंट करेंगे हम एज अ पार्ट ऑफ ओन्ड फंड ऑफ एन NBFC? एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव, है ना. ये सभी काउंट होते हैं आपके ओन फंड्स ऑफ NBFC में. तो राइट आंसर इज D. चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करें तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर NBFC शैल कंप्राइज ऑफ 4 लेयर्स. कितनी लेयर होनी चाहिए? 4. ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, एक्टिविटी और परसीव रिस्कीनेस. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है अबाउट दिस लेयर्स ऑफ NBFC? ठीक है, आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, क्योंकि 4 लेयर्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं.
फर्स्ट इज सेइंग एनबीएफसी इज द लोवेस्ट लेयर शैल बी नोन एज एनबीएफसी बेस लेयर. मिडिल लेयर जो होगा, अपर लेयर जो होगा, दैट विल बी नोन एज मिडिल लेयर. ठीक है, एनबीएफसी अपर लेयर आपका क्या होगा, अपर लेयर को कहा जाएगा. टॉप लेयर जो है उसको कहा जाएगा एनबीएफसी टॉप लेयर. तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू दी एनबीएफसी लेयर्स. तो 4 लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली देखो एक होगा आपका बेस लेयर, उसके बाद होगा मिडिल लेयर, उसके बाद होगा अपर लेयर, उसके बाद होगा टॉप लेयर. तो इट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन. ऑन द बेसिस ऑफ, आपने एनबीएफसी को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, एक्टिविटी और रिस्कीनेस जो भी है. तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे से सही लेयर को डिफाइन कर रहे हैं. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ शैडो बैंकिंग कॉन्सेप्ट. है ना, शैडो बैंकिंग क्या होता है, जब एनबीएफसीज बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें. देखो एनबीएफसी बैंक्स तो है नहीं, पर ये बैंक जैसा काम करते हैं, ये भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, ये भी लोन दे रहे हैं. तो जो सर्विसेज ये देते हैं उसको हम बोल देते हैं शैडो बैंकिंग. ठीक है, तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ शैडो बैंकिंग कॉन्सेप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कंपोनेंट. पहला बोल रहा है नॉन बैंक फाइनेंशियल एंटिटीज और एंटिटीज आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम दैट एंगेज इन द बैंक लाइक एक्टिविटीज ऑफ मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर एंड यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लेवरेज. सेकंड बोल रहा है वो एक्टिविटी जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन करें, सिक्योरिटीज लेंडिंग करें, रैपो ट्रांजेक्शन करें, ये सब इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग है नॉन बैंक एंटिटीज के लिए. सो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट द component of shadow banking? Only one, only two, both or none? तो shadow, there are different types of banking, है ना. बैंक प्रोवाइड करता है अलग अलग सर्विसेज टू दी कस्टमर. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज टू दी कस्टमर, वो आपका क्या हो जाएगा, अलग टाइप का बैंकिंग हो जाएगा. तो शैडो बैंकिंग जब एनबीएफसीज प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग लाइक सर्विसेज. तो राइट आंसर होगा बोथ. आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं दे आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू दी कंपोनेंट्स ऑफ शैडो बैंकिंग. तो राइट आंसर क्या होगा, सी, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे. डैश इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, है ना. तो मैंने आपको पहले ही कहा 2 टाइप ब्रॉडली है, एक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक जो नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डैश इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंगेज्ड इन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ factoring. So the financial assets in the factoring business should constitute at least 50% of its total assets, and income derived from factoring business should not be less than 50% of its gross income. अब बताइए कौन सा एनबीएफसी है जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, प्रिंसिपल बिजनेस है, फैक्टरिंग करना है इसका, और फाइनेंशियल एसेट जो है फैक्टरिंग के वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल एसेट्स, और जो इनकम ड्राइव हो रहा है फ्रॉम द फैक्टरिंग बिजनेस वो आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए उसकी ग्रॉस इनकम का. तो एनबीएफसी फैक्टर अकाउंट एग्रीगेटर, एनबीएफसी एमएफआई और नन ऑफ दी अबव. एंड आई गेस जब आप फैक्टरिंग पढ़ ही रहे हो तो इट इज़ वेरी इजी टू आंसर कि एनबीएफसी फैक्टर जो है वो आपका नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और फैक्टरिंग की सर्विसेज दे रहा है अपने क्लाइंट्स को. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, एनबीएफसी फैक्टर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, which of the following is our types of activities based classification. टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको कहा कि एनबीएफसी को साइज, लाइबिलिटी और एक्टिविटी के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है, टाइप्स जो हैं वो एक्टिविटी के बेसिस पे है. एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग, है ना. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज. इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एनबीएफसी जो है वो पार्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड एनबीएफसी का, एंड द एक्चुअली आंसर विल बी ऑल ऑफ देम आर द पार्ट, है ना. सभी जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं दे आर द पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन. और सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन जब एक्टिविटी बेस्ड पे हुआ है उसी में मैक्सिमम आपकी टाइप ऑफ एनबीएफसीज आ जाती हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट एक्टिविटीज़. चलिए, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट जो 1997 में आरबीआई ने किया है 1934 एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग एनबीएफसी को क्या डिफाइन किया गया है ना. इनमें से क्या डेफिनेशन उसमें दी गई है एनबीएफसी की. फर्स्ट बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी
कि एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कंपनी है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कंपनी है, विच हैज़ एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर और लेंडिंग इन एनी मैनर। ठीक है, कि किसी स्कीम या अरेंजमेंट के अंदर या किसी और मैनर के अंदर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एज आरबीआई में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई। ठीक है, कि कोई ऐसा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन जो एज द आरबीआई प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ आपको कर देता है। सो एज पर द अमेंडमेंट ऑफ 1997 इनमें से कौन सी डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी करेक्ट है? एंड एक्चुअली ऑल द डेफिनेशन आर करेक्ट, है ना, तीनों ही डेफिनेशन यहाँ पे जो एनबीएफसी की दी गई है वो करेक्ट है इन द अमेंडमेंट ऑफ 1997 टू द आरबीआई एक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In terms of Section 45 IA of RBI Act, a non-banking financial company can commence or carry on the business of non-banking financial institution that is subject to which of the following? तो सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट कहता है कि एनबीएफसी कंपनी कमेंस कर सकता है, कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि सब्जेक्टेड है किसको? obtaining a certificate of registration from the bank, having net owned fund of minimum of 2 crores, having net owned fund of minimum of 5 crores. A, B, C और D क्या होगा राइट आंसर? A, B, C और D। एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली, सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा फ्रॉम द आरबीआई, एंड सेकेंड आपका यहाँ पर नेट ओन फंड मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, यानी कि ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ चाहिए। सो राइट आंसर विल बी योर बी ओनली, है ना, 1 and 2 Good evening, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Office of Saturday 24/7. So first of all, let me know how are you all, and also let me know is audio video both are okay? Are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है, आर वी गुड टू गो? तो ये जो सेशन है आपका, इट इज़ रिगार्डिंग योर IEIFS, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बाइलिंगुअल सेशन है आपका IEIFS का, जो रेगुलर मॉर्निंग में होता है 7:30 AM, वो आज हम कर रहे हैं। तो सेशन आपका सेम है, क्रैश कोर्स सीरीज रहेगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने काफ़ी सारी सीरीज स्टार्ट करी हैं JIB को लेकर, तो उनमें से जो लेटेस्ट 2 हैं वो ऐसी सीरीज जहाँ पे हम एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि विक्ट्री सीरीज हम लेकर आए थे, और अभी ये जो आपका क्रैश कोर्स सीरीज आया है, ये दोनों वो सीरीज है जहाँ पे हम आपके एडवांस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो विक्ट्री सीरीज में हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूल, और मॉड्यूल किया था हमारा क्लासेस ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। मॉड्यूल डी की हम बात करें तो टोटल 17 यूनिट्स हैं मॉड्यूल डी के अंदर, और सारी 17 यूनिट्स हमने कवर करी थी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास किया था हमने जिसमें सभी यूनिट्स को मिलाकर एक ही बार में डिस्कशन किया था। तो टोटल हमारी 18 क्लासेस मॉड्यूल डी रही विक्ट्री सीरीज के अंदर, या मैं बोल दूं जीत सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे क्रैश कोर्स सीरीज जो है उसको हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल सी से, जहाँ पे हम एडवांस क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल सी के, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसमें हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज यूनिट नंबर 26। तो अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेगुलेट करता है एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एडा को बनाया गया है मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन, आप बोलते हो RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंड। इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में बैंक इंश्योरेंस को भी लाया जाए, बैंक्स जो हैं इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचें। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज हम कवर करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं या पहली बार ऑफिस ऑफ Saturday 24/7 पे आप लोग आए हो, तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि इस चैनल पे आपकी JIB, CIB, बैंक प्रमोशन से रिलेटेड सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिलेगा, एज वेल एज आपने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाए,
एंड डू मेक श्योर उन सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग आप देख, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में। आपकी विक्ट्री सीरीज हो गई, उसके पहले हम लेकर आए थे आपका मंजिल सीरीज अभी तक आई है, उन सबके सेशंस को जरूर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा डबल स्पीड। वो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा टू हैव प्रैक्टिस ऑन द सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स और टॉपिक्स एमसीक्यू के फॉर्म। चलिए तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज अबाउट इंश्योरेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इंश्योरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो इंश्योरर कहलाता है, तो प्रॉमिस करता है अदर पार्टी से, है ना। प्रॉमिस किस चीज का कर रहा है, इंडेमनीफाई करने, और मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस को अच्छा बनाने का या इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस कर रहा है आपसे इंश्योरर, किसको, जो कि सफर किया गया लेटर के थ्रू, दैट इज द इंश्योर्ड, इन कंसिडरेशन फॉर एन अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ प्रीमियम, है ना। एक वे ऑफ प्रीमियम के फॉर्म में एक अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, उसके बिहाफ पर आप बोल रहे हो कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो हम उसको आपके लिए गुड बना देंगे। ये है आपका इंश्योरेंस। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरेंस का, इसको किस नाम से जाना जाता है, क्या रेफर किया जाता है? इसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंश्योरेंस इंश्योरर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंश्योरर पॉलिसी बोलते हैं, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑल्सो याद रखिएगा, ये इंडेमनीफाई वाला कॉन्सेप्ट जो है, मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस जो है, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, तो फाइनेंशियल लॉस लिखा है, डेथ का लॉस नहीं लिखा है यहाँ पे। और इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये इंडेमनीफाइड बॉन्ड जो है आपका, इंश्योरेंस कंपनी साइन करती हैं इन केस ऑफ डेथ। रीजन, क्योंकि आप किसी की डेथ को गुड नहीं बना सकते, तो फाइनेंशियल लॉस जो है सिर्फ उसी में आपको बेनिफिट, यानी कि उसी का लॉस से आपको रिकवर करवाया जा सकता है, तो इसलिए फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे प्रॉपर्ली स्पेसिफाई किया है। बताइए क्या कहलाएगा ये, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरर कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरर पॉलिसी? तो ऑब्वियसली इट्स योर इंश्योरेंस पॉलिसी। आपका क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि दो पार्टीज के बीच में आपका एक इंडेमनीफाई साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, while dash is measured as the percentage of insurance premium, the dash is calculated as a ratio of premium to population। तो आपको बताना है, जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम को मेजर कर रहे हो जीडीपी के परसेंटेज में और मेजर कर रहे हो पॉपुलेशन के में, तो इन टर्म्स को क्या कहा जाता है, व्हाट दीज टर्म्स आर एक्चुअली। ओके, तो राइट आंसर हियर विल बी योर आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी। देखो याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है हमारा, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाला जाता है ना। हम सेंसस जब निकालते हैं, सेंसस मतलब जनगणना, जब हम पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं, तो पॉपुलेशन काउंटिंग आपका डेंसिटी के बेसिस पे भी होता है। डेंसिटी मीन्स सिंपली हाउ मच वी कैन से कि आपकी कंट्री में एरिया वाइज पॉपुलेशन किस जगह पे कहाँ है। दिल्ली की डेंसिटी क्या है, यहाँ पे कितने लोग हैं, है ना। आसाम की डेंसिटी क्या है, वहां पे कितने, उसके बेसिस पे आपका पॉपुलेशन भी काउंट होता है। तो डेंसिटी, इंश्योरेंस डेंसिटी जब आप निकालोगे तो पॉपुलेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब आप पेनिट्रेशन निकाल रहे हो तो वो किसके फॉर्म में होगा, जीडीपी के फॉर्म में। राइट आंसर विल बी योर ए, कि आप जब मेजर कर रहे हो एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट्स योर पेनिट्रेशन। और जब आप मेजर कर रहे हो as a ratio to of premium to the population, that is your what, it is your density। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। फर्स्ट इज सेइंग कि एज पर द 2019 डेटा, टोटल रियल प्रीमियम ग्रोथ जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की, वो 7.3% रही। सेकंड इज सेइंग
कि टोटल रियल प्रीमियम ग्रोथ जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की रही है वो 6.9% रही है और टोटल ग्रोथ हैव बिन 5.7%। तो आपको बताना है इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्रोथ की डेटा जो यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा डेटा जो है करेक्ट है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और बोथ आर करेक्ट या दोनों ही करेक्ट नहीं है। ओके, जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आपके डेटास को, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, आपके द सेक्टर जो कि है आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो ऑब्वियसली द सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया पर पहला सही है, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो राइट स्टेटमेंट होगा ए ऑप्शन, है ना। फर्स्ट इज करेक्ट कि आपका लाइफ इंश्योरेंस जो है वहां पे प्रीमियम ग्रोथ हुआ है आपका 7 का, बट जो हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस का ग्रोथ बता रहे हैं दैट्स नॉट करेक्ट, इसलिए सेकंड इज इनकरेक्ट एंड द फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, again read the following statement carefully and choose the correct option which is related to the e insurance account। ई इंश्योरेंस अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है आपको बता। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ई आई ए स्टैंड फॉर द ई इंश्योरेंस अकाउंट, या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट भी बोल सकते हो, जो मेंटेन करता है इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, है ना, ऑफ द पॉलिसी, इन व्हाट, इन द फिजिकल फॉर्मेट। तो जो ई इंश्योरेंस अकाउंट है ये फैसिलिटेट कर रहा है पॉलिसी होल्डर्स को इन फिजिकल फॉर्मेट, है ना, और ये ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है फैसिलिटेट्स करवाता है पॉलिसी होल्डर को बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस इंश्योरेंस पोर्टफोलियो एट व्हाट, एट अ क्लिक ऑफ बटन थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, सेकंड इज सेइंग कि पॉलिसी होल्डर ओपन कर सकता है ई इंश्योरेंस अकाउंट विद एनी ऑफ द 5 रिपोजिटरीज अप्रूव्ड बाय एडा, जो कि हमारे पास 5 ही रिपोजिटरी अलाउ की गई हैं। और कहा गया है कि वन कैन नॉट ओपन मल्टीपल अकाउंट्स एज एडा अलाउज जस्ट वन ई इंश्योरेंस अकाउंट पर पर्सन। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना, ए बी और डी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ओके, तो आप देखो पहला स्टेटमेंट जो है साफ साफ इसमें एक गलती दिख, मतलब एक गलत दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि ई इंश्योरेंस अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट जो है ये मेंटेन करता है इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, सही है पॉलिसी होल्डर का, बट क्या फिजिकल फॉर्मेट में करेगा। ये जो ई वर्ड लगाया गया है, ये जो ई हम बोल रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक हम बोल रहे हैं, यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में मेंटेन करेगा। तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया, ऑब्वियसली गलत है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग बट द सेकंड इज करेक्ट, तो राइट आंसर होगा आपका बी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द सेकंड इज करेक्ट। 1 इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये बोल रहा है फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करना है, फिजिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा, तभी तो नाम ई अकाउंट दिया गया है ना, बिकॉज मेंटेन कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फिलिंग द ब्लैंक्स इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है कितनी नंबर ऑफ कंपनीज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मार्च 2020 में कहा गया कि 68 इंश्योरर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें से 24 तो लाइफ इंश्योरेंस है, 27 आपका जनरल इंश्योरेंस है, 6 आपका स्टैंडर्ड लोन हेल्थ इंश्योरेंस है। अब आपको बताना है रिमेनिंग 11 जो है ये री इंश्योरर है, ईसीसी है, इंश्योरर्स हैं या नन ऑफ दी अबव है, जिसमें आपकी फॉरेन री इंश्योरर्स और लियोट्स इंडिया की भी ब्रांचेस को कवर किया जाता है। तो यू हैव टू आंसर हियर, कौन है, कौन से टाइप ऑफ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिन 11 कंपनीज हैं इन द कंट्री, और उन्हीं कंपनी में आपका फॉरेन री इंश्योरर्स को भी कवर किया गया है और लियोट्स इंडिया की जो ब्रांचेस हैं उसको भी कवर किया गया। एंड एक्चुअली द राइट आंसर हियर विल बी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, री इंश्योरर्स। 11 जो है वो हमारी कंट्री में क्या है, री इंश्योरर्स है, तो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन इन रिलेशन टू LIC एक्ट 1950।
आपका LIC एक 1956 को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। फिर 1956 मैनेजमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है ऑफ ऑल द इंश्योरर्स एंड प्रोविडेंट सोसाइटी देन ऑपरेटिंग इन इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दीज बिजनेस वर नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज हो गया मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि गवर्नमेंट की ओनरशिप में चला गया बिजनेस। LIC को सितंबर 1956 में बनाया गया था, जिसमें कंट्रीब्यूशन कैपिटल का सरकार की तरफ से 5 करोड़ का था। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट जो है 1956 ये पार्लियामेंट ने पास किया है ना, इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है अबाउट द LIC एक्ट 1950। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है? एंड इफ यू सी तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, है ना। ऑल द स्टेटमेंट्स आर व्हाट? ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। पहला भी बिल्कुल सही कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है इंश्योरर्स और प्रोविडेंट सोसाइटीज के पास में था, है ना, और फिर ऑपरेट कर रहा था इंडिया में और उसको टेकन ओवर कर लिया गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेकंड इज बिल्कुल सही कि आपका LIC को 1956 में बनाया गया और सरकार ने 5 करोड़ का कैपिटल दिया था और पार्लियामेंट ने पास किया था। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which among the following is not a correct feature of e-insurance account? देखो e-insurance account कंफर्म है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो e-insurance account से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और फीचर्स दिए गए हैं आपके इंश्योरेंस कंपनीज वाले चैप्टर में वो हमें पूरा कवर करना है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से होगा, है ना। तो बोल रहा है करेक्ट फीचर नहीं है वो आपको बताना है। पहला बोल रहा है ईच ई इंश्योरेंस अकाउंट हैज अ यूनिक अकाउंट नंबर और ईच अकाउंट होल्डर इज जनरेटेड इज ग्रांटेड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो एक्सेस करेगा उनकी ई पॉलिसी। सेकेंड, ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं टू दी एप्लीकेंट्स इन रिटर्न ऑफ फॉर अ नॉमिनल। ठीक है, देन टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग पेपर पॉलिसीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अ सर्विस रिक्वेस्ट हैज टू बी मेड टू द इंश्योरेंस डिपॉजिटरी ऑफ द इंश्योरर। बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट होगा? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर? इनमें से कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है ऑफ योर ई इंश्योरेंस अकाउंट? ओके, चलिए तो आप देखो, अगर हम ई इंश्योरेंस अकाउंट की बात करें तो क्या आपके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने का फी लेगा? ये ऑब्वियसली नॉट, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अबाउट योर ई इंश्योरेंस अकाउंट। बाकी सब करेक्ट है बट नॉट द सेकंड स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यहाँ पर जो पूछ रहा है इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया की रैंक जो है अमंग 88 कंट्रीज फॉर विच डेटा जो पब्लिश किया गया स्विस रे के थ्रू का पब्लिश किया गया, है ना, कि आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में रैंकिंग जो दी गई है स्विस रे के थ्रू दी गई है और इसमें आपको बताना है आउट ऑफ 88 कंट्रीज इंडिया की रैंक क्या है? इज इट 11th, इज इट 10th, इज इट 17th, इज इट 21st? ए, बी और डी, एंड एक्चुअली द रैंक इज 10th। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इंडिया आउट ऑफ 88 कंट्रीज 10th रैंक पे आता है जो कि स्विस रे का डेटा पब्लिश किया गया है। सो राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंश्योरेंस? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है रेफर करता है इंश्योरेंस पॉलिसी को। लॉसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप बोल नहीं सकते कि क्या लॉस होने वाला है, पर आपके पास ये ऑप्शन जरूर है कि आप उसको रीइंबर्स कर सकते हो।
जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है। सेकंड बोल रहा है कि इंश्योरेंस एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, इंश्योरेंस रेगुलेटर्स को और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू रिलेशन इंश्योरेंस, ए, बी और डी। ओके, एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली व्हाट, बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट इंश्योरेंस, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग नहीं है, बोथ। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिसर स्टडी 24/7। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, इस ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके, आर वी गुड टू गो? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा क्या ऑडियो एंड वीडियो आर वी गुड टू। तो दिस इज योर सेशन रिगार्डिंग IE/IFS सब्जेक्ट, जो कि आपका क्रैश कोर्स सीरीज का पार्ट क्लास नंबर 8। आज हम टुडे वी विल बी, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपका यूनिट नंबर 27 का इन योर मॉड्यूल सी, तो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है, दिस इज आवर 8th क्लास ऑन योर IE/IFS क्रैश कोर्स। एज यू नो, विक्ट्री सीरीज के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल कवर कर चुके हैं और अभी हम कवर कर रहे हैं मॉड्यूल्स ऑफ योर, जहाँ पे ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करने जाएंगे, इट विल बी अ रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन द बैंकिंग। क्या ऐसे रिफॉर्म्स या डेवलपमेंट्स बैंकिंग सिस्टम में हो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सॉरी आज हम कवर करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स और उनके रोल्स को। तो यहाँ पे वी विल बी कवरिंग a lot of uh, reforms that have been introduced by regulatory bodies। कि जैसे हमारे पास regulatory bodies की हम बात करें तो we have RBI, the Central Bank of India, we have SEBI, Securities and Exchange Board of India, we have IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India, and then we have PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority। ये सब हमारे क्या हैं, these all are the regulators of our country, सभी हमारे रेगुलेटर्स हैं जो कंट्री में अलग अलग सिस्टम को रेगुलेट करें। लाइक RBI रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी, मनी मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा। सेबी रेगुलेट कर रहा है पूरे इन्वेस्टमेंट मार्केट को, जिसमें कैपिटल मार्केट भी है, वेंचर कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी हैं, सब इसी के अंदर आता है सेबी, है ना। देन एडा की बात करें तो इंश्योरेंस मार्केट को एडा रेगुलेट कर रहा है। अगर हम बात करें PFRDA की, तो PFRDA को रेगुलेट करता है, PFRDA रेगुलेट करता है आपके पेंशन मार्केट को। ठीक है, तो ये चारों ही हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन्हीं के रूल्स, रेगुलेशंस, फंक्शंस जो हैं इस चैप्टर नंबर 27 में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे, एंड विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट वंस इन रिलेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ। थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, देखने में लेंथी लगेगा आपको, बट ट्रस्ट मी, RBI के ऊपर क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली सिंपल ही होगा। RBI का सारे जो रिलेटेड कंटेंट है जो हमें पढ़ना है बहुत समझता है, तो इट इज सिंपल, है ना। तो सबसे पहली चीज पूछ रहा है, प्रायर टू द सेटिंग अप ऑफ RBI द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन वर परफॉर्म्ड बाय देन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन। सेकंड इज सेइंग RBI को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 में इन टर्म्स ऑफ RBI एक्ट 1932। थर्ड इज सेइंग RBI को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था एज पर द गाइडलाइंस वर्किंग स्टाइल आउटलुक, जो कि डॉक्टर PR अम्बेडकर सर ने अपनी बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन में दिया। और रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसका रिकमेंडेशन 1926 में आया था, जिसके थ्रू हमने RBI को बनाया। देन when set up RBI served as the central bank, जब इसको बनाया गया तो RBI as a central bank serve कर रहा था for undivided India and Burma। and the next is saying central bank office of the RBI was initially Kolkata, 1935-37 तक ये वहीं रहा था, फिर 37 में ही परमानेंटली या मुंबई में, ऐसा कहना है। और ऑपरेशन जो है, कमेंसिंग इट्स ऑपरेशन एज अ प्राइवेट स्टैट्यूटरी कंपनी, RBI को नेशनलाइज किया गया 1949 1 जनवरी को, टर्म्स ऑफ RBI एक्ट 19। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आप करेक्ट है इन रिलेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है।
एंड इफ यू नो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई गेस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बस थोड़ा सा टफ लग रहा है, अदरवाइज इट्स अ वेरी। आरबीआई की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1926 से। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया था, जिसको हम रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस भी बोलते हैं। इसके बाद 1928 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। 1930 में इंटर सेंट्रल बैंक इन्वेस्टमेंट कमेटी लेकर आए थे। 1934 में आरबीआई का एक्ट बना। 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया। जब आरबीआई बना तो ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था। क्यों? क्योंकि आरबीआई को बनाने के लिए जो 5 करोड़ का इनिशियल कैपिटल चाहिए था वो इंडिविजुअल्स ने दिया था, इसलिए आरबीआई प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था। फिर आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में, और उससे आरबीआई गवर्नमेंट। और देखा जाए यहाँ पे तो हर एक स्टेटमेंट जो दिया गया है दिस इज करेक्ट। तो राइट आंसर इज ए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पांचों ही स्टेटमेंट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट है। ठीक है, तो आई टोल्ड यू ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़ा है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू पीएफआरडी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है? फर्स्ट इज सेइंग पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2004. Second, the body was set up with a view to promoting, regulating, developing pension sector. And third, the National Pension Scheme was launched by PFRDA in the year 2003 and thereafter extended all the citizens. Fourth is saying PFRDA comes under the jurisdiction of the ministry. अब आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका पीएफआरडीए को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट है, ए बी सी और डी। Now the following is correct. Okay. तो राइट आंसर हियर विल बी योर बी। सेकेंड एंड फोर्थ जो है आपके स्टेटमेंट वो करेक्ट है अबाउट पीएफआरडीए। आपका सेटअप किया गया बॉडी को प्रमोट, रेगुलेट, डेवलप पेंशन सेक्टर। फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू कि ये आपका जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटिटीज रेगुलेटेड बाय एडा डज नॉट इंक्लूड, है ना, एडा इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है। तो इनमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसको एडा रेगुलेट? एजेंसी चैनल्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंटरमीडियरीज, ई इंश्योरेंस कंपनी में से कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसको रेगुलेट नहीं कर रहा है? दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। देखो, एडा रेगुलेट करता है एजेंसी चैनल्स को, ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, पब्लिक को प्राइवेट, देन री इंश्योरेंस कंपनीज भी, बट इंटरमीडियरीज, वेरी गुड, इंटरमीडियरीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेगुलेशन ऑफ एडा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है जहाँ पे सेबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सेबी इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री का रेगुलेटरी बॉडी है जो इन्वेस्टमेंट रेगुलेट करता है। सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट, आपका डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को रेगुलेट करता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को रेगुलेट करता है, वेंचर कैपिटल को रेगुलेट करता है, आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करता है, एक्सेट्रा, है ना। इन सब का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। तो इसलिए हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट का रेगुलेटर जो है वो कौन है? सेबी है। तो द सेबी इज हेडेड बाय अ चेयरमैन हु इज सपोर्टेड बाय डैश फुल टाइम मेंबर। ठीक है, कितने फुल टाइम मेंबर्स से सपोर्ट किया जा रहा है चेयरमैन को बताना है। एंड साथ ही में डैश पार्ट टाइम मेंबर, कितने पार्ट टाइम मेंबर्स ने सेबी के चेयरमैन को सपोर्ट किया। तो द पार्ट ऑफ मेंबर्स आर ऑफिशियल्स डेप्यूटेड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई, और जो फुल टाइम मेंबर्स हैं उनको सपोर्टेड होता है बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अदर लाइन ऑफिस। तो आपको यहाँ पे बताना है सेबी के अंदर चेयरमैन के अलावा कितने फुल टाइम मेंबर्स और कितने पार्ट टाइम मेंबर्स। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स यू हैव टू आंसर। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा, अगर मैं बात करूं फंड्स की, तो क्या म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है? यस और नो का आंसर दीजिए। जैसे हमने सभी अभी डिस्कस किया कि कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, तो अगर मैं पूछूं म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट कर रहा है, तो कैन वी से सेबी?
तो चलिए, अगर हम बात करें सेबी को हेड करते हैं चेयरमैन, जिसमें 3 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा फुल टाइम मेंबर्स विल बी 3 एंड पार्ट टाइम मेंबर्स विल बी योर 4। तो राइट आंसर होगा 3 एंड 4, दैट इज सी ऑप्शन। ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यस, सेबी आल्सो रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड। मर्चेंट बैंकिंग की बात करें, मर्चेंट बैंकिंग को भी सेबी रेगुलेट करता है। मर्चेंट बैंकिंग इज द ओनली टाइप ऑफ बैंकिंग जिसको सेबी रेगुलेट करता है, और सब आरबीआई के अंडर है ना। तो सेबी इज हेडेड बाय whom? इट इज हेडेड बाय चेयरमैन हु इज सपोर्टेड बाय 3 फुल टाइम मेंबर्स, जहां पे 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे आपके, और जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो डेप्यूटेड होंगे बाय गवर्नमेंट। और आरबीआई एंड फुल टाइम मेंबर्स आर सपोर्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द इवोल्यूशन ऑफ करेंसी नोट। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे इन रिलेशन टू द इवोल्यूशन ऑफ करेंसी नोट। फर्स्ट इज सेइंग द 5 rupee note was the first paper currency by RBI in January 1941 and within the same year currency note of rupees 10, 100, 1000, 10,000 were issued। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है प्राइवेट बैंक्स जो हैं जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, they first printed paper money and it was the only after the paper currency act of 1861 that the government of India was given the monopoly to print currency। तो आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ करेंसी। तो आरबीआई को करेंसी नोट प्रिंट करने की परमिशन मिली थी अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22, है ना। अंडर सेक्शन 22 आरबीआई हैज द राइट टू प्रिंट ऑल द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एक्सेप्ट रुपी। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे। तो फर्स्ट इज सेइंग कि सबसे पहला पेपर करेंसी जो आरबीआई ने बनाया था वो 5 रुपए का नोट था, बिल्कुल सही है। करेंसी नोट 10, 100, 1000, 10,000 के किए जा सकते हैं, किए गए थे सेम ईयर में, बिल्कुल सही है। प्राइवेट बैंक जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास ने पहला पेपर करेंसी बनाया था, एक्चुअली नो, दिस इज नॉट ट्रू। यस और नो। देखो सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट वी हैव टू आंसर। सबसे पहली चीज तो विद इन द सेम ईयर यहाँ पे लिखा है, ये चीज हो गई थी, विद इन द सेम ईयर ही आपने 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 1000, 10,000 के नोट आपने बना दिया, ऐसा नहीं हुआ, है ना। सेम ईयर में नहीं बनाया था, हाँ सारे डिनोमिनेशन के नोट्स बनाए गए, बट सेम ईयर जो लिखा है यहाँ पे ये नहीं है, गलत है। और आरबीआई ने 1935 में ही करेंसी का प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एक्चुअल में ये प्रेसिडेंसी बैंक थे, है ना। और एक्चुअल में हमारी कंट्री में पेपर करेंसी बनाना ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही स्टार्ट कर दिया था, और उनके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पेपर करेंसी एक्ट 1861 हम लेकर आए थे, है ना। पेपर करेंसी एक्ट 1861 था जिसके अंदर हमने पेपर स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट प्रिंटेड पेपर करेंसी एंड इट वाज ओनली आफ्टर द पेपर एक्ट 1861। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोनोपॉली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मोनोपॉली था प्रिंट करने का करेंसी, तो दिस इज, तो पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज बोल रहा है सेम ईयर में ये सारी करेंसीज बनाई थी, एंड ऑल्सो ईयर आपका दिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेटमेंट टू एक्चुअली करेक्ट, हाँ थे प्रेसिडेंसी, नाम था उनका, थे तो प्राइवेट ही ना, है ना, गवर्नमेंट के बैंक थोड़ी थे वो आपके। सो राइट आंसर विल बी फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। यहाँ बोल रहा है दोनों इनकरेक्ट है, यहाँ बोल रहा है दोनों, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आपका ऑप्शन है बी। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को लेकर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दैट यू हैव टू आंसर। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट इज सेइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेडिशनली रिलाइड ऑन डैश इंस्ट्रूमेंट
ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल सच एज CRR SLR। तो CRR SLR कौन से इंस्ट्रूमेंट है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ऑब्वियसली डायरेक्ट है, तो आप ए और डी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। CRR इंडिकेट करता है द क्वांटम ऑफ कैश दैट द डैश आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कीप, है ना, किसको रिक्वायर्ड है कीप करना एक सर्टेन अमाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली बैंक को, गवर्नमेंट को थोड़ी करना है, बैंक्स को मेंटेन करना है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो टाइम यहाँ पे सही हो गया, है ना। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 42(1) में आपका CRR डिफाइन है, बिल्कुल सही है। और आपका कहा गया है RBI हैविंग रिगार्ड टू द नीड्स ऑफ सिक्योरिटी मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो राइट आंसर इज बी। एक्चुअली आपका एलिमिनेशन से हम पहले निकाल चुके थे, तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, बैंक्स को मेंटेन करना होता है डिमांड एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक परसेंटेज। सेक्शन 42(1) ऑफ RBI एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है और मॉनेटरी स्टेबिलिटी कंट्री में लाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए, फॉलोइंग आर द एसेट विच आर एलिजिबल फॉर बीइंग इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ SLR। कौन सी एसेट्स है जो कि SLR के फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ है? तो SLR क्या है? जहां पे सभी कमर्शियल बैंक रिजर्व मेंटेन करते हैं, है ना। विद हुम? विद देमसेल्व्स, खुद के पास मेंटेन करेंगे आपके सभी बैंक इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी as a percentage of NDTL which is prescribed by RBI। तो RBI प्रिस्क्राइब करेगा उतना परसेंटेज। तो आपने देखा कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में आपका यहाँ पे पहले आता है कैश, गोल्ड वैल्यूड एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल बी रेफर्ड टू एज द स्टैट्यूटरी रेशियो। एंड फोर्थ इज एनी अदर सिक्योरिटी एज डायरेक्टेड बाय RBI। तो आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, A, B, C और D। एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, होगा आपका करेक्ट। ये सभी फॉर्म में आप SLR को मेंटेन कर सकते हो। Good evening everyone, welcome to the official YouTube channel of Office Saturday 24/7. So first of all, let me know how are you all and also let me know is audio video both are okay, are we good to go? तो ये जो सेशन है हमारा, दिस इज रिगार्डिंग योर IE/IFS सेशन, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का सेशन है, जहाँ पे इन द क्रैश कोर्स सीरीज हर दिन हम एक पर्टिकुलर यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो, तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि हमने ये एडवांस क्वेश्चन का सीरीज जो है ये विक्ट्री सीरीज से स्टार्ट किया था। इन विक्ट्री सीरीज हम मॉड्यूल डी को कवर कर चुके हैं, देन हम मॉड्यूल सी के ऊपर आए थे इन द क्रैश कोर्स सीरीज। तो मॉड्यूल डी का हर एक यूनिट जो है इंडिविजुअली हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्रैश कोर्स सीरीज का ये 9th क्लास है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मॉड्यूल सी है। सो अगर आपने मॉड्यूल डी के सेशंस को नहीं देखा है, अगर आपने इससे पहले कोई भी सेशन नहीं देखा है, तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बार ऑफिस सैटरडे 24/7 यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी सेशंस के रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे, यानी कि रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा है, स्टिल यू कैन वॉच इट बाय द प्लेलिस्ट, है ना। तो मॉड्यूल डी का सारे एडवांस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो गो टू द चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट और उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए एडवांस क्वेश्चंस की। और मॉड्यूल सी का भी आज यू कैन सी दिस इज योर क्लास नंबर 9, है ना। इट मीन्स ऑब्वियसली 8 सेशन हम इसके ऊपर कर चुके हैं और जब 8 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, इट मीन्स मॉड्यूल सी का भी आज जो डिस्कशन है वो लास्ट क्लास का है, लास्ट यूनिट का है। दैट इज योर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, मॉड्यूल सी इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं। टोटल इसके अंदर आपकी 9 यूनिट्स हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे मेजर रिफॉर्म्स अगर मैं बात करूं आपकी बैंकिंग सिस्टम में जो लेटेस्टली हुए हैं, वो है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक डिजिटल करेंसी RBI ने इंट्रोड्यूस करी, दैट नेम्ड एज अ CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि आपका रिटेल और होलसेल सेक्टर दोनों में ही लॉन्च हो चुका है। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है इसके बाद NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको और किस नाम से जाना जाता है? बैड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो दैट इज NARCL जो हमारे पास है। ठीक है, देन इसके बाद आता है थर्ड हमारे पास, जो कि NABFID है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आपका क्या है, नैफिड है। तो ये तीनों ही सबसे लेटेस्ट आपके चेंजेस हैं या रिफॉर्म्स हैं, या मैं बोल दूँ डेवलपमेंट है जो बैंकिंग सेक्टर में किया गया है ना। डू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, इन सब को हमें याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में और रिफॉर्म्स की बात हम यहाँ पे कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट चैनल्स थ्रू विच फंड्स रीच द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट चैनल है जिसके थ्रू फंड्स जो हैं रीच कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। फर्स्ट इज सेइंग गवर्नमेंट, सेकंड इज सेइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड इज सेइंग कमर्शियल बैंक, फोर्थ इज सेइंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फिफ्थ इज सेइंग इंश्योरेंस कंपनी और सिक्स्थ इज सेइंग पेंशन फंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ऐसे कौन से चैनल हैं जहाँ से फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलता है। देखो एक बहुत छोटी सी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फंड चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस लार्ज स्केल ऑफ कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, जो कि कमर्शियल बैंक कैपेबल नहीं थे पे करने में और ऐसा लोन देने में। इसीलिए हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरबीआई के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, और उन्हीं में ये सब सोर्सेज जो हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंड प्रोवाइड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। तो द राइट आंसर इज एक्चुअली ऑल ऑफ दीज, ऑल आर द चैनल्स, ये सभी जो चैनल्स हैं वो करेक्ट हैं जिनके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फंड मिलता है। तो राइट आंसर विल बी योर डी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ये आपको बताना है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है। फर्स्ट इज सेइंग लॉन्गर मैच्योरिटी, सेकंड इज सेइंग लार्जर अमाउंट्स, थर्ड इज सेइंग हायर रिस्क, फोर्थ इज सेइंग फिक्स्ड एंड लो रियल रिटर्न्स। इन चारों में से करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कौन सा है, ए, बी, सी और डी। लेट मी नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो लॉन्गर मैच्योरिटीज है, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, ये भी बताया था मैंने। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हायर रिस्क है, क्या रिस्क ज़्यादा देखनी पड़ेगी, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल है। लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगा रहे हो, हाई अमाउंट ऑफ मनी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये हाई रिस्क भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। बिकॉज अगर मान लीजिए कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आता है तो जो पूरा का पूरा पैसा यहाँ लगाएगा वो पूरा डूब जाएगा, रिस्क है ना, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीच में ही खराब हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको रिटर्न तो मिलेगा, फिक्स्ड और लो रिटर्न मिलेगा, रियल रिटर्न्स मिलेंगे, पॉजिटिव तो होंगे बट कम होंगे, कुछ ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दी अबव, वेरी गुड। अब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, मेनली हम ट्रिपल पी मॉडल्स के थ्रू कर रहे हैं। ट्रिपल पी मॉडल क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या हुआ, पब्लिक यानी कि सरकार और प्राइवेट यानी कि प्राइवेट फर्म जो है, दोनों मिलकर पैसा लगा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मेनली जो यहाँ पे आपका यूज़ किया जा रहा है मॉडल को, ट्रिपल पी मॉडल में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को यूज़ किया गया है। ये एक तरीका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को कहा जाता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, पहले आप बिल्ड करोगे तो पैसा वो लगाएंगे, फिर सरकार उनको बोलती है कुछ सालों तक आप ऑपरेट करो। जैसे कि मान लीजिए टोल्स हैं, है ना, हमारे जो टोल्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं उसका काम दे दिया गया प्राइवेट फर्म को कि आप इसको बिल्ड करो। उन्होंने टोल बना दिया, उन्होंने हाईवेज डेवलप कर दिए, मान लीजिए उन्होंने हाईवे डेवलप कर दिया। अब यहाँ पे बिल्ड तो उन्होंने कर दिया हाईवेज, सेकेंड अब सरकार बोलती है कुछ सालों तक ये जो टोल हैं इसको आप ऑपरेट करो, यहाँ से जो पैसा आ रहा है वहाँ से आप अपना पैसा निकाल लो जो भी आपने इन्वेस्ट किया है डेवलपमेंट में, और उतने साल के बाद ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र कर दो सरकार को। क्योंकि देखो हाईवे की ओनरशिप किसी प्राइवेट फर्म को तो हम नहीं दे सकते ना, तो सरकार क्या कर रहा है, प्राइवेट फर्म को टेंडर दे रहा है कि आप मैन्युफैक्चर करो, आप हाईवेज़ के रोड्स बनाओ, कुछ सालों तक टोल्स को ऑपरेट करो, वहाँ से अपनी रिकवरी ले लो, एंड उस साल, जैसे 5 साल बोला, 6 महीने बोला, 1 साल बोला, जो भी ड्यूरेशन है, उस साल के बाद आप क्या करो, आपका ओनरशिप जो है सरकार के पास ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मेजर मॉडल जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दैट इज अ डैश इज एन एजेंसी, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ये डैश एक एजेंसी है ना, जो फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दैट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बट मे और मे नॉट कंफर्म टू कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड।
सो दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, दे आर ऑल्सो नोन एज दी डेवलपमेंट बैंक। ये और किस नाम से जाने जाते हैं? डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक विच मोबिलाइज शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट एंड लेंड फॉर सिमिलर मैच्योरिटीज टू अवॉइड अ मैच्योरिटी मिसमैच, है ना। तो एक पोटेंशियल कॉज जो है फॉर अ बैंक्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसको बनाया गया था फाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जो मे और मे नॉट कंफर्म टू दी कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड, है ना। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर ये नेशनल इंपॉर्टेंस में है। और साथ ही में इनको डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। मर्चेंट बैंक होगा, नैरो बैंक होगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, या फिर NBFC होगा। ए, बी, सी और डी, इन चारों में से क्या आपका करेक्ट होगा? A, B, C or D, which of the following is correct? And the right answer is C. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बनाया गया है फाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछ रहा है NAFED विल बी सेटअप एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। NAFED सेटअप होना चाहिए एज व्हाट? एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, जो कि ऑथराइज्ड कर रहा है आपका शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ से। NAFED को आपने सेटअप कर दिया कॉर्पोरेट बॉडी, जिसका ऑथराइज शेयर कैपिटल जो था वो 1 लाख करोड़ था, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे जो शेयर है NAFED का, वो किसके थ्रू हेल्ड किया गया है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, बाय सॉवरेन वेल्थ फंड्स, बाय पेंशन फंड्स, बाय इंश्योरेंस, विच ऑफ देम? आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज कौन है जो आपका होल्ड कर रहा है NAFED के शेयर्स को? लाइक अगर अंदर RRB की हम बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स की जब हम बात करते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि RRB की शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्पॉन्सर बैंक के पास है। वैसे ही जब आप NAFED को बना रहे हो, तो वो जो ओनरशिप है किसके पास है वो आपको बताना है। सो आंसर विल बी हियर 1, 2, 3, 4, A, B, C, D में से क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली ऑल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सभी जो हैं इनके पास शेयर्स ऑफ NAFED रहेंगे। इन्होंने ही फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके NAFED को डेवलप किया है। तो राइट आंसर विल बी योर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगेन एक NAFED पे क्वेश्चन। देखो NAFED बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। रीज़न क्योंकि NAFED जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2021 में बनाया गया, सबसे लेटेस्ट जो है यही है, इसके बाद अभी कोई और नहीं आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? गलत बताना है अब आपको। इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ NAFED। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है NAFED विल हैव बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकेंड बोल रहा है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स विल बी to directly or indirectly lend, invest or attract investment for infrastructure project located entirely or partially in India। ठीक है, then आपका next है central government will prescribe the sectors to be covered under the infrastructure domain। central government जो है वो prescribe कर रहा है sectors को जो कि cover किया जाएगा under infrastructure domain। Then developmental objectives include facilitating the development of the market for bonds, loans, derivative for infrastructure financing। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द फंक्शन ऑफ योर NAFED। A, B, C और D। इनकरेक्ट फंक्शन एंड द राइट आंसर हियर विल बी कौन सा इनकरेक्ट फंक्शन? देखो NAFED है, फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए हम इसको लेकर आए थे। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइनेंस कर रहा है, तो ये फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो कर रहा है ना। इसका ऑब्जेक्टिव भी है कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है कि कौन से सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बोल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइंड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, रेलवेज हो गया आपका, एक्सेट्रा, ये सब जो है रोडवेज हो गए आपके, ये सब किस में काउंटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंटेड है। तो डेफिनेशन जो डिफाइन किया है डोमेन को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये ट्रू है। और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेट करवाता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर योर बॉन्ड्स, लोन, डेरिवेटिव, ऑल आर करेक्ट। तो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी फंक्शन जो है वो इनकरेक्ट नहीं है रिगार्डिंग योर NAFED डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
है ना, हर एक फंक्शन जो है NaBFID का यहाँ पे करेक्ट है। तो राइट आंसर विल बी योर नन, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछ रहा है NaBFID कैन बोरो मनी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। NaBFID पैसा बोरो कर सकता है इनमें से कहाँ से? क्या NaBFID सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकता है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकता है? क्या शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ले सकता है? क्या म्यूचुअल फंड से ले सकता है? तो NaBFID कैन बोरो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे पैसा बोरो किया जा सकता है थ्रू द NaBFID? एंड द राइट आंसर विल बी ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, सभी से लोन ले सकता है। देखो NaBFID को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैपिटल के लिए ऑलमोस्ट हर एक सोर्स ऐसा है जिसको अलाउ किया गया है कि NaBFID इस सोर्स से फंड ले सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में तो देगी ही, अदरवाइज और भी सोर्सेज आपको दे दिए गए हैं कि इनसे आप फंड्स रेज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है, स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया इज वन ऑफ द थीम्स इन विच एडिशन ऑफ ईज इट हैव बीन डिफाइंड। कौन से एडिशन में ये जो थीम है स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, इसको डिफाइन किया गया है? ईज 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सैटरडे को सुबह 10 बजे, है ना, सैटरडे, इसी सैटरडे को सुबह 10 बजे, क्योंकि सेकेंड सैटरडे तो आप लोगों का हॉलीडे होगा। ईज रिफॉर्म्स को पूरा एक सेशन में लेने वाली हूँ, जहाँ पे सारे ईज रिफॉर्म्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना। डेफिनेटली यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 1 नंबर का तो आता ही है। तो ये ईज रिफॉर्म जो है सारे एक ही क्लास में हम कवर कर लेंगे सैटरडे सुबह 10 बजे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एंड द राइट आंसर इज थर्ड। ईज 3.0 के अंदर ये थीम दी गई है, इसके अंदर टोटल 4 थीम्स हैं, 4 में से एक थीम है स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया। सो राइट आंसर हियर इज सी, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इनिशिएटिव ईज 5.0 जो हम लेकर आए हैं, कॉमन रिफॉर्म एजेंडा ईज नेक्स्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर के थ्रू, मिसेस निर्मला सीतारमन, इन जून 2022, ठीक है, ये लॉन्च हुआ। अब बात यह है कि ईज नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ये 2 मेजर इनिशिएटिव्स को कवर करता है। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन सा 2 मेजर इनिशिएटिव इसका पार्ट है? फर्स्ट इज सेइंग ईज 5.0 कॉमन फॉरेन बैंक एंड रिफॉर्म्स एजेंडा, सेकंड बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक 3 years रोड मैप, ईज 5.4 फॉर कॉमन पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म एजेंडा, फोर्थ इज सेइंग बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी 5 year रोड मैप। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा रिफॉर्म्स है या फिर हम बोल दें कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो ईज नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आता है, A, B, C और D। एंड द आंसर इज एक्चुअली फॉरेन बैंक्स के लिए थोड़ी ना है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है। थर्ड तो बिल्कुल सही है। 5 साल की स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा, 3 years का रोड मैप दे रहा है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। सेकंड एंड थर्ड आर टोटली करेक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक इज टू हैव एन NARCL coupled with debt resolution company, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL, ठीक है। बैड बैंक जो है इसी को हम NARCL बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो कितने ऑप्शन आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, है ना, कि यार इतने सारे डेटास हैं, कौन सा परसेंटेज है, कौन सा अमाउंट है, बट बहुत सिंपल है। जब कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे हो तो इनको याद कर लो और रिवाइज इनको जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। पहला बोल रहा है कि NARCL जो है इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक होल्ड करते हैं डैश ऑफ द इक्विटी कैपिटल, कितना परसेंट। देखो एलिमिनेशन मेथड से हो सकता है आप पहला ही चांस में पहला ऑप्शन ढूंढ लो, तो एलिमिनेशन मेथड को जरूर यूज करना। सबसे पहले हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो NARCL में कितना होल्ड कर सकते हैं? 51% होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब 51 है तो एलिमिनेशन ढूंढते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कुछ और दो, है ना, यानी कि यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो सकता। पर आप देखो सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक से एलिमिनेट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि इन द केस ऑफ IDRCL पब्लिक सेक्टर बैंक कितना होल्ड करेंगे? तो पब्लिक सेक्टर बैंक 59, 49, 39 कितना होल्ड करेंगे? एक ऑप्शन डेफिनेटली, सॉरी 2 ऑप्शन डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर 3 भी हो सकते हैं। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन आपका यहाँ जो है पब्लिक सेक्टर बैंक IDRCL में 49% होल्ड करेंगे, तो A ऑप्शन और C ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, या तो B होगा या तो D होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The rest will be with the private sector. Then NARCL was incorporated as a company on, कब incorporate हुआ? 7 जुलाई को या 8 जुलाई को? एक्चुअली आंसर इज 8 जुलाई को हुआ है, और सॉरी 8 जुलाई को नहीं 7 जुलाई को हुआ है।
इनकॉर्पोरेट, यानी कि 8 जुलाई रॉन्ग हो गया और यहीं से आपको आंसर मिल गया अपने फिलिंग द ब्लैंक्स का। 7 जुलाई 2019 में आपका बैड बैंक को बनाया गया, NARCL इनकॉर्पोरेट किया गया विद द कैपिटल ऑफ, अच्छा रुको, अच्छा ये तो पहले से एलिमिनेटेड था, वन सेकेंड थोड़ा सा ना मैंने गड़बड़ कर दिया, ये तो पहले से एलिमिनेटेड था, हमें कंपैरिजन करना था बी और डी में। अच्छा बी और डी में यहाँ लिखा है बी में 2019, तो ये गलत हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो गया, तो ए बी सी एलिमिनेट हो गया, बचा डी, तो राइट आंसर ही होगा क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट कितना है 500 करोड़ का है ना। NARCL को इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ कंपनी ऑन 500 करोड़ है ना, विद द 500 करोड़ मिनिमम कट ऑफ अमाउंट। सो याद रखिएगा 7 जुलाई 2021 को ये आया मिनिमम कट ऑफ अमाउंट के साथ, जो कि था आपका 500 करोड़। एक्सपेक्टेड है कि सेल करेगा बैड लोन्स को NARCL को, वो भी 15% कैश में जाएगा पैसा, और बैलेंस अमाउंट जो है 85% का वो सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में दिया जाएगा। तो राइट आंसर विल बी योर डी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। तो देखो यहाँ से आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, एक सिंगल क्वेश्चन में आप काफ़ी सारी डिटेल ऑफ NARCL पढ़ सकते हो। तो बैड बैंक्स को लाया इसलिए गया था कि बैंक से वो उनके एनपीओ को खरीदें, मार्केट में बेच के आपका क्या करें, बैंक की बैलेंस शीट को क्लीन करवा दें। तो ये सारे Good evening everyone, welcome to the official YouTube channel of Office Saturday 24/7. So first of all let me know how are you all, और एक बार जल्दी से ये भी बता दीजिए इस ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके, आर वी गुड टू गो। सो ये जो सेशन है हमारा इट इज़ रिगार्डिंग IE IFS सब्जेक्ट। जैसे कि आप सबको पता है वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट आपका बेसिक सीरीज स्टार्ट हमने करी थी, जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। देन वी हैव स्टार्टेड आपका एडवांस क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विक्ट्री सीरीज़ के थ्रू। सबसे पहले हम लेकर आए थे विक्ट्री सीरीज़ को, जहाँ पे हमने एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट किए फ्रॉम द मॉड्यूल डी ऑफ योर्स, है ना। मॉड्यूल डी से हमने स्टार्ट किया था आपका विक्ट्री सीरीज़ को, और वहाँ पे मॉड्यूल डी को ख़त्म करके हमने स्टार्ट किया क्रैश कोर्स सीरीज़, जो कि अभी आपका चल रहा है। यू कैन सी दिस इज़ योर क्रैश कोर्स सीरीज़, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल सी को। एज यू कैन सी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट की बात हम करें तो अब हम मॉड्यूल सी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सारे ही चैप्टर्स हमारे 1 by 1 डिस्कस हो चुके हैं। लाइक ईच चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड इंडिविजुअली हम हर एक चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं एक एक सेशन में। अब आज जो हम करने वाले हैं वो एक कंबाइंड मॉड्यूल सी का टेस्ट करने वाले हैं। लाइक हर एक यूनिट से पर्टिकुलर क्वेश्चन एक टॉपिक पे मैं लेकर आई हूँ, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कंबाइंड मॉड्यूल सी, ठीक है। बट इससे पहले अभी तक वो सारे सेशन आपने नहीं देखे हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया, एडवांस क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया, लाइक विक्ट्री सीरीज आपने नहीं देखा है, या फिर आपने अभी तक मॉड्यूल सी के पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं, तो गो टू दी ऑफिस सैटरडे 24/7 यूट्यूब चैनल। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सीक्वेंस में। सो डू मेक श्योर अगर नहीं देखा है, नहीं ज्वाइन किया था, तो वो सीरीज ज़रूर देख लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी वहाँ से और बेहतर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे मॉड्यूल सी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में है आपका, दैट इज आस्किंग कि कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए गए हैं, है ना। एक्चुअली नॉट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा, है ना। इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको दिया गया यहाँ पर, और एक तरफ आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो यू हैव टू आंसर कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसकी एक्सप्लेनेशन कौन सी करेक्टली मैच हो रही है। तो देखो फर्स्ट है रेगुलेटरी, सेकंड है आपका इंटरमीडियरीज, थर्ड है आपका नॉन इंटरमीडियरीज। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे आउट ऑफ दीज 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा कॉम्बिनेशन जो है एक्सप्लेनेशन का सही होगा। देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन आपका फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है किससे है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, जहां पर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो कि इस फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को रन करता है। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम हमारा कंट्री में स्टार्ट हुआ था 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के थ्रू, और इसी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, नॉन इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ रेगुलेटरी कौन है, रेगुलेटरी बॉडीज़ को हम जानते हैं। हमारी कंट्री में सर्टेन रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर मार्केट को, वी ऑलरेडी नो, है ना। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन है, RBI है, सेबी है, एडा है, PFRD, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो हम डायरेक्टली देख सकते हो 1 का कॉम्बिनेशन ए के साथ ही बन रहा है, क्योंकि यहीं पे RBI, एडा, सेबी और साथ में एक और होता है PFRD है,
ये सभी रेगुलेटरी बॉडीज की बात हो रही है। तो फर्स्ट इज ए। अगर फर्स्ट ए है तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं सी और फोर्थ और थर्ड को, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आता है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज वो होंगे जो फाइनेंशियल सिस्टम में जब हम फ्लो ऑफ मनी करते हैं और एक्सचेंज ऑफ फंड करते हैं या फ्लो ऑफ मनी करते हैं फ्रॉम द पर्सन हु हैव सरप्लस ऑफ मनी एंड द पर्सन हु हैव डेफिसिट ऑफ मनी, इनके बीच में जब हम फंड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं, तो जो मीडिएटर्स बनते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटरमीडियरीज। और वो कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका देखो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि सेकंड इज रिलेटेड टू सी, तो थर्ड क्या हो जाएगा? बी, जो कि नॉन इंटरमीडियरीज हैं। ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लोन देते हैं, पर ये एज अ मीडिएटर कस्टमर की हेल्प नहीं कर रहे हैं आके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज सी एंड थर्ड इज बी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज सी एंड थर्ड इज बी, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। सो दिस इज मैच द फॉलोइंग ऑन योर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट द नॉन शेड्यूल बैंक। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है नॉन शेड्यूल बैंक्स को लेकर? तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, हमारी कंट्री में दो टाइप्स की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड है। एक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एक है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आता है RBI, और RBI ने इंडिया के बैंक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, दूसरा है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट इज सेइंग non-scheduled banks are listed in the second schedule of RBI Act. Second, non-scheduled banks are eligible to effect borrowing from RBI for their everyday operations. Third, they are not eligible to become members of clearing house as such their customer are hindered in being unable to collect checks proceeds. Then fourth, these banks are federated with the state cooperative banks and enjoy remittance and other facilities through the state cooperative bank to which they are federated. अब आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो नॉट ट्रू है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दी नॉन शेड्यूल बैंक। नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो आई थिंक सबसे पहला स्टेटमेंट ही आप देख के बोलोगे यही गलत है, क्योंकि शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनको RBI 1934 के सेकंड शेड्यूल में डिफाइन किया होता है। यहाँ पे बोल रहे हो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, नो, आंसर फर्स्ट इज रॉन्ग। अगर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है तो आप डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए, सेकंड बोल रहा है कि नॉन शेड्यूल बैंक्स एलिजिबल हैं पैसा लेने के लिए, बोरो करने के लिए RBI से अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए। इज इट अलाउड? ऑब्वियसली नॉट। शेड्यूल बैंक्स अपने एवरीडे एक्टिविटी के लिए ले सकते हैं लोन, बट नॉन शेड्यूल बैंक सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में लेंगे, यानी कि सेकंड भी रॉन्ग है। अगर सेकंड रॉन्ग है तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। अगर मैं थर्ड और फोर्थ की बात करूं, नॉट एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस, दिस इज वेरी मच ट्रू। फोर्थ बोल रहा है कि ये बैंक फेडरेटेड होते हैं विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एंजॉय करते हैं रेमिटेंस एंड अदर फैसिलिटी थ्रू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। ये दो स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है अबाउट दी नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ बैंक्स। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्रोहिबिटेड फंक्शन है बैंक का? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ अ बैंक, कि ऐसा फंक्शन जो बैंक परफॉर्म नहीं कर सकते, मनाही है, नहीं कर सकते हो। फर्स्ट इज सेइंग अ बैंकिंग कंपनी शैल बाय और सेल और बार्टर गुड्स फॉर अदर्स। सेकंड, एक्ट एज एन एजेंट of the government, local authority or any other person and carry on agency business. Third, contracting for public and private loans and negotiating and issuing the same. Fourth, ensure, guarantee, underwrite, participate in managing and carrying out any issue of state, municipal or other loans or of shares, stock, debenture or debenture stock of companies and lend money for the purpose of any such issue. इनमें से आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बैंक परफॉर्म कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड फंक्शन है, दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म? तो राइट आंसर आपका जो होगा यहाँ पे, इट विल बी योर फर्स्ट।
ये फंक्शन जो है बीइंग अ बैंकिंग कंपनी दे शैल बाय और सेल और बार्टर गुड्स फॉर अदर्स, नो, बार्टर सिस्टम का काम थोड़ी ना कर सकते हैं बैंक, बार्टर कर रहे हैं गुड्स को, नहीं कर सकते। तो आंसर होगा आपका ए इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ बैंक, और या फिर आप बोल सकते हो ए इज अ प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ अ बैंक। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर बिजनेस ऑफ IFCI, तो IFCI को तो आप जानते हो कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन आपका IFCI 1948 में बना था, पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, 10 करोड़ के कैपिटल से इसको बनाया गया। अब बात आती है इसका कोर बिजनेस क्या है। क्या इसका कोर बिजनेस है प्रोवाइड करना इक्विपमेंट फाइनेंस? क्या इसका कोर बिजनेस है प्रोवाइड करना फाइनेंस फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, या फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करना, या फिर द फोर्थ वन ऑल ऑफ द अबव? सो व्हाट डू यू थिंक, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपका IFCI परफॉर्म करता है? A, B, C और D? And the right answer here will be your actually C. Project financing जो है core business है IFCI का। Okay, project financing is what? It's a core business of IFCI. तो right answer आपका हो जाएगा C option. Okay, next question. Next है हमारा mark the correct statement in relation to the concept of microfinance. तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन करके एक प्रॉपर चैप्टर है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद आपका, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करना है इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। फर्स्ट इज सेइंग कि माइक्रो फाइनेंस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज देता है पुअर एंड पीपल अबव पॉवर्टी लाइन को। सेकंड, इट इज़ एन इकोनॉमिक टूल जो डिज़ाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को, जो अनेबल करता है पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड को, जो कम आउट करता है ऑफ पॉवर्टी उन लोगों को और इंक्रीज करता है इनकम लेवल, इंप्रूव करता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है माइक्रो फाइनेंस कंसिस्ट करता है माइक्रो सेविंग्स को, माइक्रो क्रेडिट को, माइक्रो इंश्योरेंस को एंड माइक्रो प्रमोशन को। दीज आर द 3 स्टेटमेंट हैव बीन गिवन। आउट ऑफ दीज 3 हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग योर माइक्रो फाइनेंस। तो अगर हम देखें तो देखने में ऐसा लगेगा कि सारे ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे तो समहाउ यू विल फील कि सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट नहीं है, है ना। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो आपको बताना है, करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। A, B, C और D, क्या लगता है कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग द माइक्रो फाइनेंस और कौन सा नहीं है ट्रू? A, B, C और D में से बताइए। A, B, C और D में से कौन सा ऐसा फंक्शन है आपका या स्टेटमेंट है आपका जो करेक्ट नहीं है? देखो, सबसे सिंपल अगर मैं बताऊं तो बहुत ही कीवर्ड से आप पहचान सकते हो, और कीवर्ड जो आपके सामने यहाँ पे है वो है अबव पॉवर्टी लाइन। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को, ना कि अबव पॉवर्टी लाइन, तो ये तो गलत हो गया। द फर्स्ट वन इज रॉन्ग, है ना। अगर मैं बात करूं थर्ड वन की भी, तो माइक्रो इंश्योरेंस है, माइक्रो क्रेडिट है, माइक्रो सेविंग्स है, बट माइक्रो प्रमोशन नहीं है ना। माइक्रो पेंशन है, प्रमोशन नहीं है, तो थर्ड भी गलत हो गया। इट मीन्स अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग योर माइक्रो फाइनेंस। तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली 2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओनली 2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। सो राइट आंसर विल बी योर सी। तो माइक्रो फाइनेंस याद रखिएगा, बिलो पॉवर्टी पॉपुलेशन जो है उनके लिए दिया जाता है। साथ ही में माइक्रो फाइनेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो माइक्रो सेविंग्स है, माइक्रो क्रेडिट है, आपका माइक्रो इंश्योरेंस है, माइक्रो पेंशन है, बट प्रमोशन नहीं आता। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हुआ 1997 में RBI एक्ट में, उसमें आपका NBFC की डेफिनेशन दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट क्या लगता है आपको, क्या डेफिनेशन जो है NBFC की करेक्ट है? A, B, C और D? एज पर द अमेंडमेंट जो कि 1997 में हुआ है। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कंपनी है, एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनी है, जो विच हैज प्रिंसिपल बिजनेस द रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट अंडर द स्कीम और अरेंजमेंट और एनी अदर मैनर और लेंडिंग इन एनी मैनर
Third is saying such other non-banking institution of class such institution as the RBI may with the previous approval of central government is specified. And the fourth is all of the above. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हर एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे राइटली डिफाइन कर रहा है आपके किसको, डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी को अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 1997. सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं. इन स्टेटमेंट में से हमें फाइंड आउट करना है द करेक्ट ऑप्शन. पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस की और कह रहा है कि एज पर 2019 डेटा जो टोटल रियल प्रीमियम ग्रोथ हुई है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्टर की वो हुआ है 7.3% का. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि टोटल रियल प्रीमियम ग्रोथ जो हुआ है नॉन लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया में इट्स बिन 6.9% एंड टोटल ग्रोथ जो हुआ है आपका 5.7% इन द इंश्योरेंस सेक्टर. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. आउट ऑफ दिस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर. बताइए. ए, बी, सी और डी. Okay, so right answer actually here will be your first statement is correct but not the second. है ना, ए ऑप्शन आपका राइट होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट जो कि लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू दी नॉन लाइफ इंश्योरेंस इट्स नॉट करेक्ट ग्रोथ. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दैट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट. ठीक है, बिकॉज अगर हम बात करें नॉन लाइफ बिजनेस की तो नॉन लाइफ प्रीमियम ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू हियर. ठीक है, चलिए. द सम डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपके सामने कुछ 4 और 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ फीचर्स बताए गए हैं और फोर्थ बोल रहा है ऑल ऑफ दीज. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कुछ डिफरेंट फीचर, डिस्टिंक्टिव फीचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हैं. फर्स्ट इज सेइंग कि बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू आउटपुट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज देयर जेस्टेशन पीरियड इज क्वाइट लॉन्ग. सेकेंड बोल रहा है ड्यू टू लार्ज ओवरहेड कैपिटल एंड बल्क इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ देम. Third is saying important feature of infrastructure facilities is they create externalities and the D is saying all of these. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है. सो डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज करेक्ट हियर, ए, बी, सी और डी. तो सबसे पहली चीज़ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिफाइंड कुछ सेक्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कंपोनेंट्स हैं या इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट किया जा सकता है. मेनली ये बिल्ड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को. तो आपको रिक्वायर है लार्ज स्केल कैपिटल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इट मीन्स पहला तो बिल्कुल सही है. सेकंड भी कह रहा है कि लार्ज ओवरहेड कैपिटल जो है, बल्क इन्वेस्टमेंट जो है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो फाउंड होता है ऑफ देम. दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना. और थर्ड आपका बोल रहा है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है, ये क्रिएट एक्सटर्नलिटीज. आपको एक फिजिकल नेटवर्क, एक एक्सटर्नलिटीज प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू यू कैन कम्युनिकेट इन एनी वे, है ना. नॉट इन द कि रोड्स बना दिए, आपके रेलवेज बना दिया, आपके पोर्ट्स बना दिए, दैट इज सफिशिएंट. इन ऑल द वे, चाहे आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, ट्रांसपोर्ट की बात करो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो या फिर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, दे प्रोवाइड एक्सटर्नलिटीज. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी. ऑल ऑफ दीज आर दी फीचर्स ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, राइट आंसर विल बी डी. Next we have which among the following is not a source of fund for NAFID. So NAFID आपने सबने सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट्स योर NAFID. इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ फंड है जो NAFID का नहीं है, यानी कि NAFID जिसके थ्रू फंड रेज नहीं कर सकता है. फर्स्ट इज सेइंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सेकंड इज सेइंग म्यूचुअल फंड, थर्ड इज सेइंग वर्ल्ड बैंक, फोर्थ इज सेइंग स्टेट गवर्नमेंट. ए, बी, सी और डी, कौन सा इसमें से करेक्ट है? A, B, C और D, which of the following is correct here? जो कि सोर्स ऑफ फंड नहीं बनेगा NAFID के लिए, मतलब NAFID वहां से फंड रेज नहीं कर सकता अपनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के लिए.
सो राइट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड सोर्स है NAFED का, पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, वर्ल्ड बैंक, ये तीनों ही रहेंगे आपका सोर्स ऑफ फंड, बट स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा आपका सोर्स ऑफ फंड फॉर द NAFED। NAFED हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 2021 में ही बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इट इज अबाउट द ईज 4.0। और ईज 4.0 से एक चीज मुझे यहाँ पे आप लोगों को बतानी है, दैट ऑन सैटरडे, बिकॉज सेकेंड सैटरडे है तो आप लोगों का हॉलीडे है, सैटरडे सुबह 10 बजे, ठीक है, एक सेशन मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ईज रिफॉर्म्स को, क्योंकि ईज रिफॉर्म ना केवल IEIFS में इंपॉर्टेंट है, PPB में भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही सब्जेक्ट का हम एक साथ कवर कर लेंगे सेशन। तो एक टॉपिक सेशन है, टॉपिक का डिस्कशन मैं यहाँ पे करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी उसको। तो ईज और लाइक इन ईजी वे, है ना, क्योंकि काफ़ी सारी थीम्स हैं, हर एक ईज में अब तक 5.0 वर्जन आ चुके हैं, तो हर एक वर्जन में आपको देखने को मिलेगा अलग थीम है, तो उसको समझ के याद कैसे रखना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये होगा सेशन सैटरडे को सुबह 10 बजे, ठीक है। इसी के साथ संडे को आपका एक मिनी मैराथन भी होगा, और ये मिनी मैराथन होगा संडे को एट 9 AM, ठीक है। तो ये दो सेशन आपके अपकमिंग हॉलीडेज पे होंगे, सैटरडे एंड संडे को। चलिए अब यहाँ पे आपको आंसर करना है कि ईज 4.0 में which of the following is not a part of data enable agricultural financing theme under EASE 4.0। डेटा एनेबल एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं थीम की अंडर 4.0, तो इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? पार्टनरशिप ऑफ एग्री टेक फॉर डेटा एक्सचेंज, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग एंड सैंक्शनिंग, डायल अ लोन फॉर डोरस्टेप फैसिलिटेशन, क्लाउड बेस्ड IT सिस्टम एंड इम्प्रूव साइबर रेजिलेंस एंड को लेंडिंग विद NBFC। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका जो पार्ट है वो नहीं है इन द डेटा एनेबल एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग थीम। देखो बहुत सिंपल सी अगर मैं बात आपको यहाँ बताऊँ तो देखो NBFC जहाँ दिख रहा है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि NBFC का एग्रीकल्चर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, एग्रीकल्चर को लोन नहीं देगा। ये एग्रीकल्चर बिजनेसेस में उन एंटिटीज में जो एग्रीकल्चर जिनका प्राइमरी और आई कैन से प्रिंसिपल बिजनेस है उनके साथ भी ये काम नहीं करता, तो यानी कि 5th तो नहीं होगा, ठीक है। क्लाउड बेस्ड IT सिस्टम और इम्प्रूव साइबर रेजिलेंस भी नहीं है, इट मीन्स 4th and 5 आर द पार्ट जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर B जो है आपका वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में, वी वर टॉकिंग अबाउट हियर डेटा एनेबल एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग थीम की। तो इसमें स्टार्टिंग 3 जो है वो काउंट होगा, बट 4th and 5th काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, जो आज हमने डिस्कस किया। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आंसर कितने आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट दिए हैं। हाउ मेनी आंसर्स यू हैव गिवन करेक्ट हियर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आपका GIB महापैक जो है 80% डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी पे अवेलेबल है अभी, ओके। पर अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो आपको यहाँ पे मिल रहा है 80% का डिस्काउंट ऑन ऑल बैचेस। आपका AFM न्यूमेरिकल बैच 15th को स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स 1.0 जो है 18th मार्च को स्टार्ट हो गया था, क्रैश कोर्स का भी 2.0 आ रहा है जो 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। एंड इसके बाद एक आपका पावर पैक रिवीजन बैच भी आएगा, जहाँ पे हर दिन 6 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे, बिकॉज आपका पेपर पास आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेशन है इसी के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। अगर आप एनरोल करना चाहते हो किसी भी बैच में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद गो टू दी होम पेज ऑफ एप्लीकेशन, होम पेज पे जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एग्जाम कैटेगरी। यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा क्या, एग्जाम कैटेगरी। लेट से ऑल कोर्सेज में जब आप गए GIB CIB आप सेलेक्ट करेंगे, GIB मई 2024 पे हम क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड ऑल द लाइव क्लासेस। ये हैं आपके क्रैश कोर्स 2.0 जो कि 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। देन GIB महापैक भी हमारे पास अवेलेबल है। इसी को स्क्रॉल आप करोगे तो टॉपिक वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएगा, मई 2024 की हार्ड कॉपी बुक्स भी मिल जाएंगी। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। एनरोल करने का तरीका सब में सेम है, एक बार बैच पे क्लिक करें जो भी आप एनरोल करना चाहते हैं। वैलिडिटी महापैक में सेलेक्ट कर लीजिए, डबल वैलिडिटी सिर्फ 6+6 मंथ वाली अवेलेबल है आप लोग के लिए यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी प्राइस भी आपके डिफरेंट होंगे यहाँ पे। तो आफ्टर
seeing all the information, click on the buy now option, enter a code Y496, you will get here 79% discount, but as we discussed 80% discount है, so 1% additional discount आपको मिल जाएगा if you purchase the same product from the 24/7 application. Coins को use करके you will get 80% discount, 12 months validity. Y496 will be your code और इस पे आपको मिलेगा around 5900 something you have to pay to get this particular महापैक, जो कि 1 year वैलिडिटी के साथ होगा. AFM न्यूमेरिकल बैच, आपका क्रैश कोर्स 2.0, आपका रिवीजन बैच, और अब तक जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच आए सारे ही बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विद द ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड योर आपका क्लास PDF एंड रिकॉर्डिंग एज वेल. सो ऑल दिस इज अवेलेबल इन द महापैक. एनरोल करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है. सेम वे में आप एनरोल कर सकते हो किसी इंडिविजुअल बैचेस में भी इफ़ यू वांट अ इंडिविजुअल बैच तो, बट आई वुड सजेस्ट गो विद द महापैक. इंडिविजुअल बैचेस में जब आप जाते हो तो हर बार आपको अलग अलग प्राइस पे करना पड़ता है. इन महापैक यू हैव टू पे वन प्राइस एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. ओके, सो डू एनरोल एंड द कोड विल बी Y496. इसी तरीके से अगर आप रेगुलरली यूट्यूब सेशन ज्वाइन करना चाहते हो ऑन ऑफिसर्स एट 24/7, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलरली मिलते हैं. ओके, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे. यहीं पे एंड करेंगे सेशन को. कल मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चंस. Some of certain number of questions we will be discussing on the module C only. So let's end the session here. कल मिलते हैं. Until then, take care everyone. Have a good time.